Hello students, let's start our next unit बेटा unit number 5 that is electromagnetic wave। चलिए जी शुरू करते हैं। बेटा सबसे पहले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसी वेव होती है जिसको ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। देखिए हम पहले पढ़ चुके हैं कि हमारे पास दो तरह की वेव होती थी, एक तो मैकेनिकल वेव और एक नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव वो होती है जिनको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, और नॉन मैकेनिकल वेव ऐसी वेव होती है जो कैसी जिनको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक ऐसी वेव की डिस्कवरी हुई जिसको ट्रैवल करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह पर किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसी है बेटा, एक नॉन मैकेनिकल वेव है। अच्छा जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस कैसे किया जाता है? तो बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, वो रेडिएट करता है कौन? जो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है वो हमारे रेडिएट करते हैं क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो बनती कैसे है? बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो बनती है हमारी किससे? इलेक्ट्रिक फील्ड से और मैग्नेटिक फील्ड से। जी हाँ। क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है उसमें हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वो हमारा ऑसिलेट करता रहता है। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो बेटा ट्रांसवर्स नेचर में होती है। इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, और दोनों परपेंडिकुलर होते हैं किसके? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। फॉर एग्जांपल अगर हमारी वेव एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है तो वाई एक्सिस के अलोंग तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट होता है जो हमने ई से डिनोट किया है, और जेड एक्सिस की तरफ हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट होता है जो हमने बी से डिनोट किया है। ठीक है जी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसवर्स नेचर की होती है। ट्रांसवर्स क्यों बोलते हैं? ट्रांसवर्स नेचर की इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, और बोथ आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। जो दोनों के दोनों हैं, जिधर हमारी वेव प्रोपगेट कर रही है उस डायरेक्शन के क्या होते हैं बेटा जी? परपेंडिकुलर होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो आता है बेटा हमारे पास कि हमें कुछ प्रॉपर्टीज याद करनी पड़ती है किसकी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। जी हाँ। देखो ये तो मैंने आपको बता ही दिया। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटेड चार्जेस। क्या मतलब कि भाई अगर हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए हमारे पास चार्ज जो है उसके पास एक्सेलरेशन होना, या तो किसी चार्ज को एक्सेलरेट यानी कि उसकी स्पीड बढ़ाई जानी चाहिए, या कोई चार्ज है उसकी स्पीड को कम कर दिया जाना चाहिए यानी कि उसको रिटार्ड कर दिया जाएगा। तब दोनों केस के अंदर हमारी क्या प्रोड्यूस हो जाएगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। दूसरा पॉइंट है कि भाई दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। बिल्कुल सही है। ये नॉन मैकेनिकल वेव होती है, मतलब इनको किसी भी जगह से जाने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को। इस तरह ये एक दूसरे दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं। तीसरा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स नेचर। अभी बताया हमने, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, और दोनों जिधर वेव जा रही है उस डायरेक्शन के भी क्या होते हैं भाई? परपेंडिकुलर। ठीक है। चौथा पॉइंट है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे ऑसिलेट कर रहे हैं वो किस में होते हैं बेटा? सेम फेज में होते हैं। दोनों का फेज क्या होना चाहिए? सेम। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, जितनी भी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, आगे आपको पता चलेगा कई तरह की होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो फ्री स्पेस यानी कि वैक्यूम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करती है। एक ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, सी का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/√। ये होता है क्या हमारे पास? म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। और अगर किसी मीडियम में हमें स्पीड निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला होता है 1 ये म्यू और इंटू में एप्सिलॉन नॉट। यानी कि स्पीड ऑफ लाइट को अगर हम उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर देंगे तो उस मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की क्या आ जाएगी बेटा? स्पीड आ जाएगी। अगला, जैसे कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट करते हैं, तो जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, अगर दोनों का रेशियो निकालेंगे तो वो हमारे पास किसके बराबर आएगा बेटा? सी के बराबर आएगा। इसका मतलब सी तो बहुत बड़ी वैल्यू है, इसका मतलब ई नोट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है और बी नोट की वैल्यू क्या है? बहुत ही कम है। देखिए हमें पता है वेव्स होती है, कोई भी वेव होती है, उनका काम क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह पर क्या ले जाना? एनर्जी ले जाना। उसी तरह जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो भी बेटा क्या करती हैं? एक जगह से दूसरी जगह जब स्पेस में ट्रैवल करती है तो वो अपने साथ एनर्जी लेके जाती है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की बनी होती है, तो इसका मतलब कि जो एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में दोनों में बराबर बटी हुई होती है। जितनी एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के पास उतनी ही एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड के पास। जो एवरेज एनर्जी डेंसिटी है, एनर्जी डेंसिटी मतलब कि जो टोटल एनर्जी है पर यूनिट वॉल्यूम,
एक यूनिट वॉल्यूम में जितनी एनर्जी है वो एवरेज वो किसके बराबर होगी, एक यूनिट वॉल्यूम में जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड के पास है और एक यूनिट वॉल्यूम में जितनी मैग्नेटिक फील्ड के पास है। देखो ये हमने पढ़ा था फर्स्ट यूनिट के अंदर कैपेसिटर वाले चैप्टर में, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पर यूनिट वॉल्यूम कितनी ये होती है हमारी एनर्जी डेंसिटी इतनी, और ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पर यूनिट वॉल्यूम कितनी होती है एनर्जी, यानी कि एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जो है एक यूनिट वॉल्यूम में अगर हम एवरेज देखेंगे तो कम से कम इतनी एनर्जी रहेगी। उसके बाद अगर मान लीजिए एवरेज एनर्जी डेंसिटी इतनी है तो बेटा जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना वो मोमेंटम भी क्या करती है, ट्रैवल करती है, मोमेंटम भी ट्रांसपोर्ट करती है। यानी कि अगर किसी सरफेस पर गिरती है तो उसका कितना मोमेंटम प्रोवाइड करेगी, कितनी एनर्जी है उसके पास डिवाइडेड बाय सी यानी स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है बेटा, बेशक से ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की बनी है, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में से पास होगी तो ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनको क्या कर सकता है, डिफ्लेक्ट कर सकता है, ना ही मैग्नेटिक फील्ड इनको डिफ्लेक्ट कर सकता है। ठीक है बेटा, हमने भी पढ़ा है कि सुपर पोजिशन जो भी वेव्स होती है वो सुपर पोजिशन को फॉलो करती है, तो ये कोई अलग वेव नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी सुपर पोजिशन को प्रिंसिपल को फॉलो करती है और रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन जैसे फिनोमेना शो करती है। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के जो ऑप्टिकल इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास पोलराइजेशन जो इफेक्ट होता है उसके के लिए रिस्पॉन्सिबल हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड का कोई खास जो है रोल नहीं होता है इसमें, क्योंकि कि जो ई नोट होता है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड होता है वो मैग्नेटिक फील्ड से बहुत बड़ा होता है। कैसे बहुत बड़ा होता है, देखिए ये बताया मैंने आपको, ई नोट की वैल्यू को बी नोट से डिवाइड करेंगे तो सी आएगा, इसका मतलब ई नोट की वैल्यू बी नोट से क्या है, बहुत ही ज़्यादा है बेटा जी। उसके बाद इस चैप्टर में सिर्फ लास्ट में बचता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। देखिए बहुत सारी अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को अगर हम उनकी वेवलेंथ और उनकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, ऑर्डर के हिसाब से अगर हम उनको अरेंज कर दें तो जो स्पेक्ट्रम बनता है बेटा जी हमारे पास वो बनता है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हमारे पास ये वेव्स होती है कौन कौन सी, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज और गामा रेज। आप इसको याद कर सकते हो, रेड मैन इन वॉयलेट यूनिफॉर्म विद एक्स गन। ठीक है जी, रेड मैन में आर से ले लिया रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, मैन का एम, इन इंफ्रारेड, विजिबल ये वी, वॉयलेट वाला वी विजिबल, और यूनिफॉर्म का अल्ट्रावायलेट, और एक्स का एक्स रेज, और गन का जी का गामा रेज। ठीक है बेटा जी, देखिए विजिबल लाइट में होती क्या है, विबग्योर होता है वॉयलेट से लेकर रेड तक का, रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, वॉयलेट की क्या होती है, कम। इसका मतलब नीचे से ऊपर जाएंगे तो वेवलेंथ हमारी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, यानी कि गामा रेज की वेवलेंथ सबसे कम होती है और रेडियो वेव्स की वेवलेंथ क्या होती है, सबसे ज़्यादा। जबकि फिर हमें पता है फ्रीक्वेंसी जो होती है वो इसके इन्वर्स होती है, यानी कि सबसे कम फ्रीक्वेंसी है किसकी, रेडियो वेव्स की, और नीचे जाएंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी लगातार बढ़ती जाएगी। एक नंबर का क्वेश्चन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आता है, हमें पूछता है कि व्हाट आर द यूजेस, कोई यूज़ बता देगा और बता देगा यहाँ पर कौन सी यूज़ है। फॉर एग्जाम्पल जो रेडियो वेव्स है वो हम यूज़ करते हैं मेनली किसमें, जैसे रेडियो और टेलीविज़न का जो हमारे पास कम्युनिकेशन होता है उसमें हम यूज़ करते हैं कौन सी, रेडियो वेव्स। और एक रेडियो एस्ट्रोनॉमी इसमें भी यूज़ करते हैं किसका, रेडियो वेव्स का। माइक्रोवेव्स को हम यूज़ करते हैं रडार सिस्टम में, जैसे हमारे एयरक्राफ्ट नेविगेशन के अंदर रडार सिस्टम होता है उसमें, या हमें बहुत दूरी में कम्युनिकेशन करना हो, या माइक्रोवेव ओवन जो है इनके अंदर हमारी माइक्रोवेव्स यूज़ होती है। इंफ्रारेड रेज का काम होता है किस चीज़ को गर्म रखना, एक तो रिमोट कंट्रोल में होती है, वहाँ पर जब रिमोट कंट्रोल टीवी का हो चाहे किसी भी चीज़ का हो, रिमोट कंट्रोल के अंदर यूज़ होती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट, पौधों को गर्म रखने के लिए, अगर कहीं पे मस्कुलर पेन हो रहा है और वहीं पर हमें थोड़ी गर्माहट प्रोवाइड करनी है तो इंफ्रारेड जो है रेज यूज़ कर सकते हैं। किसी दीवार पे अगर मान लो कोई प्राचीन दीवार है उसके ऊपर, कोई पुरानी दीवार है उसके ऊपर सीक्रेट राइटिंग लिखी हुई है तो उसके लिए, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के लिए भी। उसके बाद आता है बेटा विजिबल लाइट, तो पूरा हम देखो हमें आसपास का वर्ल्ड तभी देख पाते हैं किसकी वजह से, इस विजिबल लाइट की वजह से। केमिकल रिएक्शन जो होती है वो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होते हैं, इसलिए केमिकल रिएक्शन में भी इसका यूज होता है। उसके बाद होती है बेटा अल्ट्रावायलेट फूड प्रिजर्वेशन, यानी कि खाना खराब ना हो उसके लिए अल्ट्रावायलेट यूज़ करते हैं हम। आई सर्जरी जो होती है, लेज़र टेक्निक होती है वो भी हमारी अल्ट्रावायलेट होती है। पानी आर ओ वाटर प्योरिफिकेशन के अंदर भी हमारी अल्ट्रावायलेट यूज़ होती है। उसके बाद बेटा एक्सरे होती है, आपने पढ़ा होगा द सॉलिड स्टेट किसके अंदर, केमिस्ट्री के अंदर। किसी भी क्रिस्टल का स्ट्रक्चर जानने के लिए, सॉलिड का क्रिस्टल स्ट्रक्चर जानने के लिए हम यूज़ करते हैं एक्सरेज का। या मेडिकल डायग्नोसिस, आपको पता है कि हमें बॉडी में कोई भी बोन स्ट्रक्चर अगर हमें देखना हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्या, एक्सरेज का।
सबसे लास्ट वाली जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसका नाम है बेटा गामा रेज। मेनली कैंसर ट्रीटमेंट के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं, और कई न्यूक्लियर रिएक्शन ऐसी होती है जिनको शुरुआत करने के लिए यूज़ करते हैं हम किसका बेटा, गामा रेज का। ठीक है, यही था हमारा किसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। ओके जी, थैंक यू।